अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से ही होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 8। आज के हमारे मॉड्यूल नंबर 8 का टॉपिक है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो लेक्चर स्टार्ट से पहले सब स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो टॉपिक का नेम क्या है, कम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट। हमने ये दो चीज़ें स्टडी करनी है। कम्प्लेक्स का मीन है कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस हो या फिर मैथमेटिकल टर्म्स हो जिसमें अयोटा पाया जाए, हमारे पास क्या हो, अयोटा। और कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, जोड़ा हो, जिसको हम प्रीवियसली मैथ में और 10th में और एफएससी में स्टडी कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं जोड़ा या कंपोजिट टर्म्स। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हैगा, यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे, यानी कि 2 नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब हुआ, कम्प्लेक्स टर्म वाली नंबर्स का जोड़ा। जैसे अगर मैं इधर अयोटा लगा दूं तो इधर भी अयोटा ही होगा, इधर प्लस होगा, इधर नेगेटिव साइन होगा, बट साइन चेंज हमने किधर करना है, प्लस और नेगेटिव वाला साइन किधर चेंज करना है, कम्प्लेक्स पर। अयोटा साइन जिधर पाया जाए उधर हमने ये साइन चेंज करना है, तो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। तो हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे अगर, तो ये अयोटा वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास रियल पार्ट रिमेनिंग बच जाएगा। तो चले अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन दी गई है और ये एग्जांपल दी गई है। z हमारे पास एक टर्म है x प्लस अयोटा y। तो मैंने स्टार्ट में क्या बताया है, अयोटा वाली टर्म्स के साथ हमने जो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको चेंज कर देना। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में, अगर नेगेटिव होगा तो हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है। जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। ये जो एग्जांपल फर्स्ट 1 है 2 प्लस 3 अयोटा, अयोटा वाली ये टर्म्स है, इसके साथ क्या साइन है 2 प्लस 3 अयोटा, तो हमने इस इधर क्या कर देना, नेगेटिव 3 अयोटा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 3 अयोटा प्लस 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट अरेंजमेंट चेंज है, बाकी वैल्यू सेम ही है। इसका कॉन्जुगेट क्या है, अयोटा वाली साइन के साथ ये कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा नेगेटिव टर्म्स वाला। इसी तरह हमने ये लिख दिया। अब सेकंड क्या है, अयोटा वाली टर्म्स के साथ हमने क्या करना है, साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था हमने पॉजिटिव लिख दिया। और ये जो हमारी टर्म्स है, जो थर्ड एग्जांपल है, ये 5 हमारे पास क्या है, रियल नंबर, तो x प्लस अयोटा y। ऐसे मैंने बताया था कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अयोटा वाले टर्म्स का साइन चेंज करना है, बगैर अयोटा वाले टर्म्स का साइन नहीं चेंज करना। इसलिए बगैर अयोटा वाले साइन है ही नहीं, ये रियल पार्ट है, इसका सिंबल हमने चेंज नहीं करना, इसका कॉन्जुगेट भी 5 ही रह जाएगा हमारे पास। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, शक्ल। इसकी शक्ल कैसी होगी जब हमने स्टडी करना है। शक्ल क्या है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो एक्स एक्सिस है इसको हमने कहना है रियल, और वाई एक्सिस को हमने कहना है इमेजिनरी पार्ट, यानी अयोटा वाला पार्ट्स। और अगर हमारे पास एक नंबर हो ये वाला, ये देखें हमारे पास एक नंबर है, नंबर क्या है, x प्लस अयोटा y। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास अयोटा y है। अगर मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस अयोटा y, ये x की वैल्यू तो सेम रह जाएगी, y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव का मतलब ये ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये x वाला और ये y वाला, तो हमारा किधर पॉइंट चल जाएगा, कॉन्जुगेट में इसकी जस्ट रिफ्लेक्शन पहुंच जाएगी इधर। या देखें अगर इधर होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी हमारे पास, अगर ये पॉइंट हो तो इसका कॉन्जुगेट लेना, तो इसकी रिफ्लेक्शन चेंज ऊपर को हो जाएगी। ये जस्ट रिफ्लेक्शंस को जहाँ 360 रोटेट को हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट नीचे दी गई है, ये z मॉडुलो का कॉन्जुगेट भी सेम ही होगा। वो कैसे सेम होगा, अगर मैं कहूँ 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 अयोटा। मॉडुलस का मतलब क्या, लेंथ ऑफ z। अगर हम इसकी लेंथ लें तो इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
प्लस सेकंड वाली टर्म्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये नेगेटिव टर्म वाली का 2 का स्क्वायर कॉन्जुगेट का, फिर नेगेटिव साइन प्लस -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे 4 + 9 13 का स्क्वायर रूट, और इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे 4 और नेगेटिव का जब ऊपर स्क्वायर है इसको हम क्या बना देंगे, ये स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, प्लस आ जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी मौजूद रहेगा, ये प्लस और +4 13। ये देखिए जी जो हमारे पास मॉडुलस है, जिसको मॉडुलस भी कहते हैं लेंथ भी कहते हैं, इसकी जो होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस सेम ही होगा। z और z मॉडुलस का डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल ही होगा। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट की कौन कौन सी खसूसियात हैं जो हमने स्टडी करनी है। अब ये कॉन्जुगेट की स्टूडेंट Z1 एक नंबर है, Z2 दूसरा नंबर है। इन दोनों को प्लस करके फिर कॉन्जुगेट लें तो जो जवाब आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, Z1 का अलग का कॉन्जुगेट लें और Z2 का अलग का कॉन्जुगेट लें तो ये दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है 2 + 3 अयोटा एक z है, फिर 2 + 1 अयोटा 1 साथ लिखें या फिर ना लिखें, ये Z2 है। अब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करो तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 2 + 2 रियल पार्ट रियल में हमने ऐड करना है 4 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करना है +4 अयोटा, हमारे पास अयोटा 4 आ जाएगा। तो अब इनका कॉन्जुगेट हमने क्या कहा, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4। इनका कॉन्जुगेट लोगे तो हमारे पास 4 - 4 अयोटा। अब राइट हैंड साइड जब हम करेंगे z का कॉन्जुगेट, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 3 अयोटा, फिर पॉजिटिव साइन, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे नेगेटिव आ जाएगा 2 नेगेटिव अयोटा। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे 2 + 2 4 -3 नेगेटिव, इधर 1 था -1 नेगेटिव अयोटा 4 आ गया। तो ये एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। अब अयोटा 4 या फिर 4 अयोटा, ये अयोटा स्टार्ट में लिखते हैं या एंड पे लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कोई फ़र्क नहीं, ये हमने प्रूव करके देख लिया। तो सिमिलरली इसी तरह ये आप यही 2 नंबर लें और इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर नेगेटिव साइन वाला तो भी इक्वल है, मल्टीप्लिकेटिव साइन वाला तो भी ये प्रूव हो जाता है, और डिवीजन साइन वाला हो तो भी ये रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी आप पुट करके देखें, z की वैल्यू पुट करें पॉजिटिव, फिर z मॉडुलो की वैल्यू पुट करें और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल z का जो रियल पार्ट हमारे पास x वाला वो फाइंड आउट हो जाएगा, जो इधर के प्रूफ दिया भी गया है। ये इधर दिया गया है सेम एज डी, हमारे पास x बच गया। अब सेम प्रॉब्लम 2 है, उसमें क्या है, इधर था पॉजिटिव साइन, अब इधर क्या है नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ये रियल पार्ट बनेगा। तो ये आप MCQ के लिए भी ये वाला पोर्शन याद रखें। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आपने नहीं याद करना तो ये देखें बटे के नीचे, अगर बटे के नीचे अयोटा होगा कम्प्लेक्स होगा तो हमारा इमेजिनरी पार्ट जवाब आएगा, अगर रियल होगा तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, रियल पार्ट ही आएगा। तो इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है जो कि आप सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है, मॉडुलस लेना है हमने z का, यानी कि हमारे पास एक नंबर है x + अयोटा y, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है और उसका स्केयर लेना है। जब स्केयर लेके हमने रिजल्ट देखा, ये लेंथ है z है, ये लेंथ है, इसका हमने स्केयर लिया तो स्केयर रूट खत्म हो गया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। ये कहते हैं z और z मॉडुलस को मल्टीप्लाई करके आप लें तो जो जवाब होगा वो इसके इक्वल होगा, इस चीज़ के इक्वल। अब हम करके देखते हैं, ये हमारे पास z है और ये z का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब कि साइन चेंज हो गया एयोटा वाली टर्म्स के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर कौन सा फार्मूला लगा, ये हमारे पास फार्मूला था a - b और a + b इज इक्वल टू a² - b², ये वाला हमारे पास फार्मूला। इधर हमने फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये बन गया अयोटा स्क्वायर, इधर है अयोटा स्क्वायर है, ये वाला अयोटा स्क्वायर किसके होता है, -1 के इक्वल। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ये इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम एज इट इज़। ये वाली सेकेंड एक प्रॉपर्टी है जो कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लें या फिर अलग अलग मॉडुलस लें तो ये भी इक्वल ही होता है एक दूसरे के।
तो अब हमारे पास क्या प्रूव है, प्रूव द ट्राई एंगुलर इन इक्वेलिटी। हमारे पास ट्राई एंगुलर इन इक्वेलिटी होती है, ये Z1, ये हमारे पास कौन सी है, अगर ये Z1 और पॉजिटिव साइन हो, ये इधर वाला ग्रेटर साइन हमारे पास मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड। ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड। अगर हमारे पास इधर होता, ये हमारे पास इधर कोई वैल्यू होती, तो ये लेस देन वाला साइन है, तो हम इधर क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। अब हमने इधर क्या प्रूव करना है, ये अपर बाउंड वाली ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी है। ये स्केयर है इनका, पहले स्केयर ले लेना। स्केयर वाली जब इधर हमने प्रीवियस जो प्रूव की है उसका लगाना है। ये इधर हमारे पास था z का मॉडुलस स्केयर, फिर इज इक्वल टू, फिर हमने क्या लिया था, z और z कॉन्जुगेट, ये एक दूसरे के इसमें हमने z की जगह पर हमने क्या लिया है, z1 और z2। हेयर हमारे पास z इज इक्वल टू z1 प्लस z2। इधर आप इस इम्प्रूव में z की जगह पर z1 z2 पुट करते जाएं और एंड पे सोल्व करें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूव है किसके ज़रिए, बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज़ है। और लास्ट पे हमारे पास भी एक एग्जांपल दी गई है, इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइड, z हमारे पास लेस देन 2 हो, देन फाइंड द अपर बाउंड। अपर बाउंड हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली टर्म्स ही हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मिडिल वैल्यू कौन सी दी गई है, ये वाली हमारे पास मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू के हमने कौन सा साइन लगाया, लेस देन इक्वल टू लगाया, फिर इन टर्म्स का सब टर्म्स का ये साइन के साथ इसका 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 हमने क्या लिया, अलहदा अलहदा मॉडुलस ले लिया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी से प्रूव किया इसके इक्वल और लेस देन होगा। Z3 का ले लिया पॉजिटिव, ये 3 रियल नंबर है इसलिए हमने मॉडुलस से बाहर निकाल लिया। फिर नेगेटिव साइन ये वाला, 2 रियल नंबर है, फिर मॉडुलस से बाहर निकाल लिया। 1 रियल नंबर है मगर इसमें अयोटा नहीं, इसलिए हमने मॉडुलस के अंदर लिखे या बाहर लिखे या मॉडुलस से लिखे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में हमने ख़त्म कर दिया। ये 3 Z की जगह पर हमारे पास क्या गिवन था, Z मॉडुलस लेस देन 2, ये इसलिए हमने लेस देन साइन इधर लगा दिया। ये 2 इधर पुट कर दिया, जिधर जिधर वैल्यू लिखी तो हमने 2 पुट कर देना है, और जो ऊपर स्क्वायर रूट था, क्यूब था, जो भी था उसको हमने सोल्व करके ये हमारे पास क्या जो जवाब आया 25 को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द अपर बाउंड ऑफ ये जो हमें गिवन मिडिल पॉइंट दिया गया था। तो उम्मीद है आपको इस मॉड्यूल की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। तो नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारी कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पावर क्या है, हमारे पास ये कोई फंक्शन दिया गया है, जो जब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई किया तो ये फंक्शन इतना बढ़ जाएगा। फिर जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जो अप्लाई किया इसकी मज़ीद पावर ली तो ये फंक्शन इतना बढ़ जाएगा। ये नीचे वाला तो ऑलरेडी मौजूद रहेगा, ये ऐसे होता जाएगा। फिर हमने पावर ली तो ये ऐसे होता रहेगा। ये पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये मुराद है कि कोई भी फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज़ ही हो रहा है, कम नहीं होता, हमेशा इंक्रीज़ ज़्यादा ही होता रहेगा। ये वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रोल्स है। तो हमारे पास ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं एक्स वाई जेड, इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर हमने ऐसे शो करवाते हैं। ये हमने एक नंबर लिया z और इसको हमने x ये है y ये है, इधर हमने पॉइंट शो कर दिया। तो हम लेंथ कौन सी लेते हैं, इसको हमने मॉडुलस को हम लेंथ भी कहते हैं और मॉडुलस भी डिस्टेंस भी कह देते हैं। तो हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट में ये हमारे पास एक z पॉइंट होता है, इसके हमने इस इमेजिनरी पॉइंट के वर्टिकल ऐसे हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ये डॉटेड लाइन लगा लेनी है। इसको हमने क्या कहना है, ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारे क्या है y एक्सिस, और ये पैरेलल टू x एक्सिस, इसको हमने क्या कहना है हमारे x एक्सिस। ये हमारे y एक्सिस है और ये हमारे x एक्सिस है। ये हमने ऐसे लाइन लगाई तो हमारे पास ये क्या बन गया, आप गौर करें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अगर हम इस एंगल से देखें, इस मिड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट लेंगे तो ये हमारे पास ये वाला एंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल, इसको हम कहेंगे ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल पे फार्मूलाज लगाएंगे। अब हमारे पास फार्मूला होता है साइन वाला फार्मूला। साइन ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस,
ये एल्टीट्यूड और ये क्या है, बेस। साइन का फार्मूला होता है एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस साइन का एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, y, ये हमने इधर y लिख दिया, और हाइपोटेनियस क्या है, r, हमने इधर r लिख दिया। सेम एज इट इज कॉज का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो एक हमारे पास थर्ड फंक्शन क्या होता है, tan। tan इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ओवर बेस। ये हमारे पास फार्मूलाज, 3 फार्मूलाज, ये आप याद कर लें, साइन का, कॉस का और tan का। इधर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये साइन है, इधर हमारे पास फंक्शन इस पॉइंट पे आप देखें पैरेलल टू y एक्सिस। इधर हमारे पास कौन सा एंगल होगा, साइन थीटा। ये वाली वैल्यू r साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, r साइन थीटा। और ये कॉस पे हमारे पास क्या है, r कोस थीटा। इसको हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया। तो हमारे पास ये ऐसे थे। तो जो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z हमारे पास था, z फंक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। तो x की जगह पर हमने x की वैल्यू रखनी है, y की जगह पर हमने y की वैल्यू रखनी है, ये रख ली। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, r इसमें भी, r इसमें, r हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, कॉस प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इस शेप्स में क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म। ये हमारी कौन सी, पोलर फॉर्म। दिस इज नो द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जब हम पोलर फॉर्म को कहेंगे तो हमने इसको सोल्व करना है। आर और थीटा, ये हमारे पास आर क्या है, इसका वेक्टर है जो इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और थीटा इसका जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये जो लिख लिए थे ऑलरेडी। तो अब हमने जो tan था, ये tan थीटा है हमारे पास। अगर tan हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इधर बचेगा थीटा। जो एंगल फाइंड आउट करना है, tan राइट हैंड पे इन्वर्स आ जाएगा y ओवर x। जब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इधर जो वैल्यू हमें गिवन दी गई है पॉइंट में, और इधर जो पॉइंट दी गई वैल्यू गिवन होगी, वो हम लगा के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन दिया गया है अगर z इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x प्लस अयोटा y, ये 0 है। अब ये पॉजिटिव साइन है, अगर ये 0 होगा इधर भी 0 ही होगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x भी 0 और y भी 0। तो मतलब कि x भी इधर और y भी इधर। जब x भी इधर होगा y भी इधर होगा तो tan थीटा की वैल्यू कोई होगी ही नहीं। मतलब कि ये एंगल कोई चलेगा ही नहीं, ना इधर चलेगा ना इधर चलेगा, एंगल इधर सेंटर में ही रहेगा, तो 0 ही होगा। तो नो डायरेक्शंस होगा, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। इस पॉइंट पे कोई डायरेक्शन होगी एक पॉइंट पे खड़े होके, नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ अ अनडिफाइंड और नो डायरेक्शंस। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड। जेड में हमें गिवन क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे पास होता है एक्स वाला, और ये वाला अयोटा वाले टर्म्स के साथ हमारे पास होता है वाई वाला। ये हमने अलग करके लिख ली, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला थे। और आर की वैल्यू क्या थी, आर हमारे पास था डिस्टेंस। हमने x वाले कोऑर्डिनेट का स्केल लेना है पॉजिटिव साइन, y वाले का स्केल लेना है कोऑर्डिनेट्स का, y हमारे पास 1 है। इनका स्केल रूट हमने जब मॉडुलस लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2। तो अब हमने x की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, अब थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर। थीटा हमारे पास होता है y ओवर x, और साथ में हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स। tan इनवर्स का y ओवर x, y हमारे पास है 1 और x क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास ये कितना रिजल्ट बन गया, पाई ओवर 4। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया पाई ओवर 4। तो हमारे पास तमाम चीज़ें वो फाइंड, आर हमने फाइंड करना था, ये आर भी फाइंड हो गया, और थीटा हमें चाहिए था ये, और थीटा भी हमने फाइंड कर। इधर आप वैल्यू पुट कीजिएगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, साथ में स्क्वायर रूट और कॉस हमने फंक्शन एज इट इज, और थीटा की हमारे पास पाई बाय 4 एज इट इज़। इधर हमने साइन की लिखना है
स्क्वायर रूट साइन पाई बाई 4। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या थी, पोलर फॉर्म ये थी आर इंटू कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अब आपने इधर वैल्यू पुट करनी है। आर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है और साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली। इधर हमने ये आर कॉमन ले लिया दोनों में से, स्क्वायर कोस पाई बाई 4 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 4। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जब हमने ये वाली फाइंड आउट कर ली, ये था हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन। बट अब हम ये सोचेंगे ये x1 है और cos1 है, ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। इधर x1 है और cos1 है, हमारे पास एंगल कितना है 45 का पाई बाई 4, ये वाला एंगल है। जब हमने इधर से चले तो हमारा ये 45 1 बन गया। बट एक दूसरा रिसर्चर आता है और वो कहता है मैं इधर से चला हूँ, तो वो कहता है कि मैं इधर से चला हूँ, फिर घूमता एक साइकिल पूरा किया, फिर इधर आके रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, इधर से चल के एक साइकिल इधर हुआ, फिर 45 किया, 360 डिग्री तो इसने एक्स्ट्रा घूम लिया, मगर आया उसी पॉइंट पे। 360 को हम कहते हैं 2 पाई। फिर तीसरा रिजल्ट आ रहा है, वो कहता है मैंने इधर से चला एक साइकिल, फिर मैं दूसरा साइकिल, उसके बाद मैं इधर पहुंचा। तो ऐसे मैनी रिसर्चर्स हैं, वो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए 2 पाई का यूज़ करते हैं। तो हम इधर एक एंगल एक्स्ट्रा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इंटू पाई बाई 4 पॉजिटिव साइन 2 पाई, मैंने 2 पाई फंक्शन लगा दिया और साथ में n लगा दिया। n क्या है, फर्स्ट चक्कर एक वैल्यू पुट कर देंगे, दो चक्कर लगाएंगे तो 2n, n की वैल्यू 2 लगा देंगे, 2n पाई। फिर अयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, ये हमने इसलिए ये साइकिल्स ऐड करते हैं। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को इस बात की, इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी, और पोलर रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड, ये जो प्रिंसिपल और आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट्स तो हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, बट इसका नेम ही लिखा है। ये जो थीटा है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। जो हमने ऐड किया था 2n पाई, ये हमने ऐड किया था, जो एंगल फाइंड हो गया था। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ये कोई फिक्स वैल्यू होगी, इधर 2 होगा या 1 होगा, इधर n की जगह पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर जो मर्जी पाई की एंगल की वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स। ये हमें थीटा की वैल्यू क्या है, पाई से नेगेटिव पाई के दरमियान होगी। अगर एक रिसर्चर इधर से चला तो इधर पहुंचा तो हमारी वैल्यू क्या होगी 160, इसने सफ़र कर लिया, तो इसको हम कहेंगे पाई। यही रिसर्चर अगर नीचे वाली साइड से जाएगा तो ये इसने क्या कर लिया नेगेटिव 180, तो इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव पाई, क्योंकि ये वाला हमने बैकवर्ड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव, अगर इनवर्ड जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसी तरह हमने ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स फाइंड आउट करना है। अगर हम पॉजिटिव जाएंगे वैल्यू सेम ही आएगी, रिजल्ट हमने पहुंचना एक ही पॉइंट पे है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो tan y/x, अगर नेगेटिव साइकिल जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव y और नेगेटिव x, ये नेगेटिव दोनों ऊपर y कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा सेम ही आएगा। अभी एक डायग्राम दी गई है, इसमें एक z पॉइंट है, ये हमारे पास है z और ये है हमारे पास z नेगेटिव। अगर z पॉजिटिव होगा, ये x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट होगा। अगर हमारे पास z नेगेटिव होगा तो s की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव होगी, तो ये वाला पॉइंट होगा। ये हमारे पास के आर्गुमेंट्स की डेफिनेशन है, जिसको हम थीटा कहते हैं। अब हमारे पास है प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ z। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है tan इनवर्स y/x। ये कैजुअल जो थीटा है हमने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के किस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है लाई कर रहा है। फिर हमने देखना है इसमें कितने साइकिल या कितने पाई या फिर कौन सा एंगल ऐड करना है जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन बता दे। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थीटा ऑफ जेड। ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करना है कि इस कोऑर्डिनेट में है, इसमें है, इसमें है या फिर इसमें। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये मैं इधर लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा। और एंड में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप, ऐड और सब्ट्रैक्ट द मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के हमने मल्टीपल करने, अगर इधर से जाएंगे नेगेटिव कर देंगे, अगर इधर से आएंगे तो हम पॉजिटिव। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट द मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई या टू द एंगल्स।
हमने फिर 2 पाई का जो हमारे पास एंगल होगा, चक्कर कितने लगाए फिर वो हमने ऐड वगैरह कर देने। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये हमारे पास इसमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1, क्योंकि एओटा के साथ नेगेटिव साइन है और 1 ऑलरेडी मौजूद है। इसका हमने r फाइंड करना है, डिस्टेंस जो कि मॉडुलस इसको हम कहते हैं 2 आगे, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में हम कर चुके हैं। 1/1 ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल। नेक्स्ट टाइम में इधर 1 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास कहते हैं π/4। तो इसका आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस बोथ है x एंड y बोथ आर नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव हों, ये x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव, तो किस रीजन में हमारा पॉइंट पाया जाएगा, थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में tan थीटा की वैल्यू कौन सी होती है, ये थर्ड रीजन में हमारे पास पाई जाएगी। तो आर्गूमेंट में हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू फर्ज करें इस इक्वेशन में पाई जाएगी, तो इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर तो हमारा जो रिजल्ट है वो कौन सा बनेगा, ये π/4, ये π/4 है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या, रीजन ये वाला। अब हम इधर से चलना है, हमने इधर पहुंचे हैं तो हमारा 180 हम डिस्टेंस तय कर लिया। इसके बाद मज़ीद 45 एंगल तय करेंगे तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो हमने क्या करना है, जो 1 ये पाई है, पाई को हमने इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ये हमने पाई को इसके ऐड किया, 5π/4, ये हमारा आर्गूमेंट 5π/4 आ गया। ये पाई प्लस कितना था, 4/π/4, तो हमारा ये रिजल्ट कितना आ गया, 5π/4। ये हम इसको कहेंगे आर्गूमेंट्स ऑफ z। तो स्पेशल केस है हमारे पास कौन सा, व्हेन z इज इक्वल टू 0, x0 एंड y0, तो इसकी वैल्यू नहीं आती क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड इसमें केस कौन सा है, अगर इमेजिनरी पार्ट, ये अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट, ये वाली लाइंस अगर ग्रेटर देन 0 से होगी, 0 से ग्रेटर ऊपर को जाएगी, मतलब कि इधर को आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी आर्गूमेंट की 90 π/2 पॉजिटिव वैल्यू। अगर नीचे को आएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये हम देखेंगे नीचे वाली वैल्यू को लेस देन जीरो का मतलब कि नीचे को होगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो लेक्चर वो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि इसके चैप्टर्स में क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं मगर इजी हैं, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना भी लाजमी है। तो तमाम स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह जल्द ही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।